सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुमत कितने प्रकार का होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, सामान्यतः बहुमत 4 प्रकार का होता है। सामान्यतः बहुमत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक पहला होता है सामान्य बहुमत, दूसरा संपूर्ण बहुमत, तीसरा प्रभावी बहुमत और चौथा होता है विशेष बहुमत। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम इन चारों बहुमत के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य बहुमत क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत एक ही बात है। सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, ये सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत सामान्यतः जो सदन होता है उसका उसकी जो सदस्य संख्या होती है, तो उस सदस्य संख्या में जो उपस्थित या फिर जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का 50% से अधिक होना जरूरी होता है। यानी मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा में सदस्य संख्या है 543। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 और उपस्थित हैं 510। उपस्थित कितने हैं? 510 उपस्थित हैं। और उस दिन मतदान में जो भाग लेने वाले हैं वो हैं 500। मतदान में भाग लेने वाले 500 हैं, तो इसका हो जाएगा 500 भाग 2 + 1 बराबर इसका हो जाएगा 50%, 251। 50% से 1 251। तो इस प्रकार से सामान्य बहुमत होता है जो मतदान में भाग लेते हैं उसका आधे से एक ज्यादा होता है। मतदान में भाग लेने वालों को आधे से देने भाग लेने वालों की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से सामान्य बहुमत के लिए यदि 500 सदस्य मतदान में भाग लेते हैं तो उसका 251, 50 यानी आधे से एक ज्यादा 251 सदस्य की जरूरत होती है। अगला है संपूर्ण बहुमत। तो संपूर्ण बहुमत क्या होता है विद्यार्थियों? कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होता है। सदन की कुल सदस्य संख्या, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो इसमें क्या होगा कि 543 के आधे से एक ज्यादा, 543 से आधे से एक ज्यादा तो हो जाएगा। इसके लिए 273 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। यानी सदन की संख्या का 50% से अधिक है। तो यहाँ पर इसमें भाग लेने वाले मतदान वालों की इसमें कोई गणना न करके और कहा गया है कि सदन की संख्या का 50% से अधिक है। तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। तो 543 भाग 2 + 1 273 सदस्यों की जरूरत होती है संपूर्ण बहुमत में। सामान्य बहुमत में तो जो मतदान में भाग लेते हैं उसका आधे से एक अधिक होता है। संपूर्ण बहुमत में कुल सदस्य संख्या उसका आधे से एक अधिक होता है। और अब देखते हैं आगे प्रभावी बहुमत। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रभावी बहुमत में वास्तविक संख्या में रिक्तियों को घटाकर निकाला जाता है। तो प्रभावी बहुमत होता है वो वास्तविक, जिस प्रकार से लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। तो वास्तविक सदस्य संख्या में से अब मान लीजिए 25 सीटें रिक्त चल रही हैं, तो 25 सीटें निकाल दी जाएंगी इसमें से। यानी रिक्त सीट कितनी है वो निकाल दो कुल सदस्य सीटों में से। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, 25 सीटें रिक्त चल रही हैं। तो अब इसका प्रभावी बहुमत तो क्या हो जाएगा? 543 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 518। कितना आ जाएगा? 518। तो अब इसका 518 का आधे से एक ज्यादा यानी भाग 2 + 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 260 सदस्य है। 260 सदस्य। रिक्तियों को घटा दो, रिक्तियों की संख्या है उनको घटा दिया जाता है और फिर 50% से अधिक देखा जाता है। तो लोकसभा में 543 सदस्य संख्या है, यदि 25 सदस्य सीट है वो खाली चल रही है, तो 543 में खाली सीटें रिक्ति उनको घटा दो। 518 का आधे से एक अधिक हो जाएगा 260 है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को देखते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। चौथा होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में
हम देखेंगे कि 3 परिस्थितियाँ होती हैं विशेष बहुमत में। सबसे पहले हम पहली परिस्थिति देखते हैं, तो चौथा देख रहे हैं विशेष बहुमत। तो पहली परिस्थिति में अनुच्छेद 249 के तहत है, अनुच्छेद 249 के तहत है। तो 249 के तहत क्या होता है, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 जो संख्या है वो देखी जाती है। जिस प्रकार से 543 सदस्य हैं और 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो 540 सदस्यों ने मान लीजिए मतदान में भाग लिया, तो इसका 2/3, 543 का 2/3 हो जाएगा 360। एक स्थिति हो गई, यानी यह है पहली स्थिति तो हो गई। पहली स्थिति तो हो गई अनुच्छेद 249 के तहत मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3। अब दूसरी स्थिति और देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार इसमें सदन के कुल सदस्यों का 2/3 आवश्यक होता है, यानी इसके साथ साथ प्लस सदन के जो सदस्य हैं उनका 2/3 भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर 543 का 2/3 निकाला जाएगा। तो व्यय में अनुच्छेद 61 के अनुसार सदन के कुल सदस्यों का 2/3 आवश्यक होता है। लोकसभा 543 से इसका 2/3 निकाला जाएगा। और अब इसमें तीसरी स्थिति एक और बनती है, सय। तो सय तीसरी स्थिति क्या बनती है, अनुच्छेद 368 वाली, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य हैं उसका बहुमत, तो कुल सदस्यों का बहुमत जिस प्रकार से हमने पीछे निकाला 273 हो गया। तो एक तो दोनों स्थिति दोनों स्थितियों में जरूरत होती है। एक तो कुल सदस्यों का बहुमत है, तो 273 सीटें भी चाहिए। इसके साथ साथ सदन में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3, सदन में जो भाग ले रहे हैं ना उसका भी 2/3, उसका भी 2/3। तो इस प्रकार से मान लीजिए 440 सदन में भाग ले रहे हैं, 440 सदन में भाग ले रहे हैं, तो इसका 2/3 हो जाएगा 294। तो एक यह भी जरूरी है, तो यह भी जरूरी है, यानी इसमें अनुच्छेद 61 के अनुसार सदन के कुल सदस्यों को 2/3 भी जरूरत पड़ती है, और 368 के तहत कुल सदस्यों का बहुमत भी जरूरत इसके लिए होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इसके साथ साथ तीसरी स्थिति और बनती है, वो चौथी स्थिति और भी बन जाती है कि इसमें से अनुच्छेद 368 वाली स्थिति के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है। आधे राज्यों का समर्थन भी विशेष बहुमत के साथ साथ है, आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने बहुमत के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से राजनीतिक ज्ञान हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।